Rules and conventions for writing SI units and their symbols. ये हमारे आज की लेक्चर का मेन पॉइंट होगा और इसमें हम चूँकि बेसिकली SI यूनिट्स पे बात करेंगे तो SI यूनिट्स के जो लिखने का तरीका है, ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे और जो इनके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स हैं उनको किस तरह से लिखा जाएगा। और इसमें ये जो टॉपिक है, आल दो ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का टॉपिक है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसमें गलती कर बैठते हैं। कॉमनली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के एग्ज़ाम में वो चेक नहीं होती, बिकॉज हम हैंड राइटिंग मैकेनिज़्म पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको यूज़ नहीं करते। मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दूँगा, लेकिन फिर भी हमें उस पर पेनलाइज नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को, ठीक है। लेकिन इसके मुतालिक अगर कोई इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको फिर ज़ाहिर है जो एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पता होना चाहिए और इसी के मुताबिक आपको उसको टिक करना होगा। सो क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट्स। फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर रूल है वो है यूनिट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट्स और नॉट रिटन विद अ कैपिटल इनिशियल लेटर। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, तो इसमें यहाँ पर ये जो कैपिटल एन हमने स्टार्ट में यूज़ किया है ये अलाउड नहीं है और इसको अगर हमें करेक्ट तरीके से लिखना होगा सो वी शुड कीप इट एज स्मॉल NEWTON, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने न्यूटन का मेंशन किया हुआ है, हेनरी है, वॉट है, तो ये ज़ाहिर सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये साइंटिस्ट के नेम पर हैं। तो इस तरह से अगर किसी जगह पर आपने इसको लिख लिया, ठीक है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सो इस तरह से हेनरी है, एच अगर आपने कैपिटल यूज़ कर लिया पूरे नाम लिखने में, सो ये क्या हो जाएगा, गलत कंसिडर होगा। दूसरा रूल जो है वो इसी को फर्दर क्लियर करता है कि द सिंबल ऑफ द यूनिट्स नेम्स। अब ये यूनिट्स आपने पूरे यहाँ पर पूरे यूनिट्स लिखने की बात हो रही थी, यहाँ पर फिर उनके सिंबल्स की बात हो रही है। जैसे कि न्यूटन जो है, ये एन जो है वो न्यूटन का सिंबल है। सो द सिंबल्स यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी रिटन बाय अ कैपिटल लेटर। सो अब अगर आपने न्यूटन का, लेट्स से मैं एक डाटा लिखता हूँ 10 न्यूटन, ठीक है, और दूसरी जगह पर डाटा लिखता हूँ 10 न्यूटन, तो इस वक्त ये जो है ये गलत होगा। स्मॉल एन आपने तब यूज़ करना है कि अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, तो बिल्कुल वहाँ पर यह बात करेक्ट होगी। लेकिन अगर आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसमें आपने कैपिटलाइजेशन करनी है, कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं। इस तरह से W जो है वो वॉट के लिए होगा, H जो है वो हेनरी के लिए हो जाएगा, ठीक है, हेनरी इज़ आल्सो अ यूनिट। थर्ड रूल हमारे पास क्या है, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज सिंबल्स फॉर यूनिट्स नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर नेम कोई साइंटिस्ट नेम है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने जितने भी जो लेटर्स ऐसे हैं जैसे कि किलोग्राम है या मीटर है, उसके लिए आपने स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई वो है, आपके पास कोई ऑप्शन इस तरह से लिख लिया जाए कि लेंथ के लिए आप यूज़ करते हैं 10 मीटर्स। सो ये जो 10 मीटर्स यहाँ पर हमने लिखा है, सो ये स्मॉल m के बजाय कैपिटल M लिख दिया, ये गलत हो जाएगा और इसकी जगह मुझे फिर स्मॉल m लिखना पड़ेगा। इसी तरह से किलोग्राम में ये K जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ इन स्मॉल राइटिंग, ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट किया भी इसलिए गया है क्योंकि ये K जो है एक दूसरी जगह पर एज ए कैपिटल यूज़ होता है एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर केल्विन। सो एक तरह से एक सैंपल कोशिश की जाती है कि एक सैंपल अगर किसी एक जगह पर यूज़ हो रहा है तो उसकी रेपिटेशन किसी दूसरी जगह पर ना हो जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वेंशंस बनाई गई हैं। सो मीटर अगर आपने पूरा नहीं लिखना, उसका सिंबल लिखना है, तो उसको आपको क्या करना होगा, स्मॉल लेटर में लिखना होगा। कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ रूल, नो फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड विद इन और एट द एंड ऑफ सिंबल्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या चीज़ मेंशन की गई है, फुल स्टॉप है, ठीक है, फुल स्टॉप है या पंक्चुएशन है, कोई कॉमा वगैरह है।
सो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है, दिस इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये फुल स्टॉप को कहा है कि ये गलत है, सो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। सो इस तरह से जहाँ पर भी आप यूनिट वगैरह लिखते हैं उसके बाद फुल स्टॉप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये चीज़ें अगर आप लोगों ने थ्योरी के पेपर्स में अब कर भी ली हैं ऐसी गलतियाँ, तो वहाँ पर इसको इतना ज़्यादा पेनलाइज नहीं किया जाता मार्किंग में। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपसे कोई किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जैक्टली जो कन्वेंशन है, जो रूल है, उसके मुताबिक आपको जवाब देना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, द symbols of the unit and of the units do not take plural form, ठीक है। अगर किसी यूनिट का सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप प्लूरल में नहीं लगाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर किलोग्राम, ज़्यादा किलोग्राम है, जैसे कि इस गिवन एग्जांपल में 10 किलोग्राम्स है, तो अगर मैं आप किलोग्राम्स में कह दूं, ठीक है, सो उसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 10 kg विल रिमेन 10 kg, इट विल नॉट बी रिटन एज 10 kgs, ठीक है। सो वर्डिंग में अगर आपने यूज़ भी कर लिया, लेकिन जब आप राइटिंग उसको करेंगे तो वहाँ पर ये ख्याल रखना है कि 10 kgs आपने नहीं लिखना है। या मिसाल के तौर पर आप कह देते हैं कि 50 मीटर्स, आपने उसके साथ एस लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए, सो दैट्स नॉट अलाउड एट ऑल। अगला रूल जो है वो हमारे पास क्या है, दैट व्हेन अ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन द डिग्री साइन इज ओमिटेड, ठीक है। ये कन्वेंशन आप देखें, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है 273 केल्विन और 273 डिग्री केल्विन, सो ये वाला आपके पास करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। जहाँ तक सेल्सियस की ताल्लुक है या फ़ारेनहाइट का, तो वहाँ पर डिग्री के साथ रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगी और ये वाली गलत होगी। तो ज़ाहिर है हमें जो कन्वेंशन प्रोवाइड की जाती है एज इट इज़, हमने उस कन्वेंशन को फॉलो करना है, तभी जाकर फिर हमें अगर कोई इस तरह का MCQ हमारे पास सामने आता है तो उसमें हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और करेक्ट आंसर हम पिक कर लेंगे। मूविंग टूवर्ड्स द अदर ऑप्शन, दैट इज़ यूज़ ऑफ सॉलिडस is recommended only for indicating a division of one letter unit symbol by another unit symbol, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ये सॉलिडस का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखें कि मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिखा गया है। इस चीज़ पर भी गौर करें कि यहाँ पर दरमियान में ये इस मीटर और सेकंड के दरमियान एक स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, सो ये भी होना चाहिए है, बहुत ज़्यादा मिले हुए नहीं होने चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर जो स्लैश है, सॉलिडस यूज़ हुआ है, या मीटर पर सेकंड आपने इस्तेमाल कर लिया, या जूल पर किलो मोल आपने यूज़ कर लिया, हो गया। अब ये जूल पर किलो मोल आपने इस तरह पर अब ये देखें ना, ये किलो मोल नहीं है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से यूज़ कर लिया। लेकिन अब आपने इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना कि आप यहाँ पर भी स्लैश लगा दें और यहाँ पर भी स्लैश लगा दें, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपके पास डबल डिवीज़न यूज़ हो रही है तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर दें, ठीक है। या आपने अगर आप उसमें स्लैश का यूज़ करना है, सो जूल पर किलो मोल। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में मैंने इसको लिखना है ना, सो ये बिल्कुल इसका ये मतलब है कि जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ज़ाहिर है जूल के डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर आ गए हैं। सो इस तरह से मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए है यहाँ पर। 8 नंबर रूल जो है, सम स्पेस इज ऑलवेज टू बी लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट एंड आल्सो बिटवीन द सिंबल्स फॉर करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स सच एज फोर्स, मोमेंटम। लेट्स से अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें। इट इज़ नॉट करेक्ट टू राइट 2.3 मीटर, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ 2.3 मीटर। अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल स्पेस की वैल्यू बता रहा था, तो यहाँ पर देखें आपको एक स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बाकायदा स्पेस रखा गया है और यहाँ पर बिल्कुल मिला के रखा गया है। सो ऑब्वियसली नॉर्मल जो हैंड राइटिंग मैकेनिज़्म है उसमें तो अक्सरियत हम इस तरह अगर लिख भी लेते हैं तो इस पे हमारे नंबर नहीं कटते। लेकिन अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को पिक करना होगा। सो इस वजह से MCQs के लिहाज से ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओनली एक्सेप्टेड सिंबल्स शुड बी यूज, मतलब अपनी तरफ से कोई सिंबल आपने नहीं बनाया। जैसे कि मिसाल के तौर पर एम्पेयर का सिंबल जो है वो कैपिटल A रखा गया है, ठीक है, और एम्प नहीं है। सो अगर मैं किसी जगह पर लिखता हूँ कि I इज़ इक्वल टू 10 एम्प्स या एम, सो दैट इज़ रॉन्ग।
RAM लिखता हूँ मैं अपनी तरफ से। इसी तरह से सेकंड जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s के साथ, ठीक है, और SEC से। तो अक्सर हम ये गलती कर लेते हैं कि 10 जो है उसके साथ SEC लगा देते हैं क्लैरिटी के लिए। सो इसमें S जी के साथ ये EC जो है इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल s आप यहाँ पर लिखना है और दैट्स एनफ, ठीक है। सो लेट्स से अगेन 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 यहाँ पर मैं दोबारा ये बात मेंशन कर दूँ कि अक्सर आप ये कहते होंगे कि हम तो ये पॉइंट्स गलत लिख लेते हैं लेकिन उस पर हमारे नंबर नहीं कटते। उसकी वजह यही है कि जो पेपर की चेकिंग होती है उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जल्दी की वजह से आपसे गलती हो सकती है। लेकिन MCQs में अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सेकंड के बारे में मुझे S का ऑप्शन भी मिलता है और SEC का ऑप्शन भी मिलता है। सो ऑब्वियसली आई विल करेक्ट दिस ऑप्शन विद ओनली कैपिटल स्मॉल लेटर S। अगला रूल हमारे पास है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारे पास रखी जाती है सो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ। ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में नॉर्मली हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये जो है ये डेसिमल पॉइंट है। तो इसको हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पर एक नॉन ज़ीरो हमारे पास बच जाए। जैसे कि यहाँ पर 1 बचा है, सो दैट विल बिकम 1.36। अब आप 0 0 लगाते हैं या नहीं लगाते, ठीक है, उसके लगाने की ज़रूरत नहीं है वो तो फिर आप बाद में फिर हम इसको देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम ये 0 0 यूज़ करते हैं या नहीं करते, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये कितने पॉइंट्स आपने डिस्प्लेसमेंट की है, 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा 10⁴ + 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से ये बात आपने जहन में रखें कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं सो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 10⁻⁴ में प्लस के साथ आएगा। 4 तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। जो जितने भी आप लेट से मिसाल के तौर पर मैंने 3 पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की है सो इट विल बी 10⁻⁻3। लेकिन इसी तरह से अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट की तरफ की है, ठीक है, मैं उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर है 0.000369। अब ये डेसिमल पॉइंट में क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर से शिफ्ट करना चाहता हूँ इधर, इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ। सो दिस विल बिकम नाउ, मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट की 1 2 3 4, सो 3.69 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा सो उससे 10⁻⁻⁻ में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। अगला रूल हमारे पास क्या है, दैट इज़ द कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रीफिक्सेस की तरफ जाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी ये 10⁻⁻ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स, तो उनको आसानी से लिखने के लिए हम इन प्रीफिक्सेस का सहारा लेते हैं। ये कुछ प्रीफिक्सेस आपको दिए गए हैं जिसमें सबसे लोवेस्ट जो है, लेट्स से अगर मिसाल के तौर पर स्मॉल पावर की आप बात करते हैं सो यहाँ पर 10⁻⁻+1 है, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो नंबर है ये 10⁻⁻−1 है डेसी, और 10⁻+1 जो है वो डेका है। और फिर उसके बाद अगर आप इधर आते हैं या इस नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 2 तक तो आपके पास 1 का गैप आ रहा है, 1 के बाद 2 तक, लेकिन फिर उसके बाद 3 का गैप आ रहा है, 3 6 9 12। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 6 9 12 15, तो इस तरह से आपके पास आएगा। अब ज़रा इसके रूल की तरफ आ जाएं। रूल में क्या मेंशन किया गया है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि अब अगर आपके पास एक नंबर है पिकोफैरेड का, ठीक है, एंड देखें पिको किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, दिस इज़ फॉर 10⁻⁻12। तो फिर आप कहते हैं कि चले जी माइक्रो, 2 माइक्रो हम लगा लेते हैं। अब माइक्रो किसके लिए यूज़ हो रहा है, 10⁻⁻6 के लिए। तो बिल्कुल अगर टेक्निकली देखा जाए कि इस माइक्रो को मैं लगाता हूँ 1 × 10⁻⁻6 और फिर इस माइक्रो को भी लगाता हूँ 10⁻⁻6, तो ज़ाहिर है आपके मुताबिक जवाब तो बिल्कुल वही आएगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो लिखने का तरीका है वो गलत है, ठीक है। सो आपको क्या करने का पड़ेगा, पिकोफैरेड, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 3.5 नैनोमीटर है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 3.5 मिली
माइक्रोमीटर। अब ज़ाहिर है मिली जो है मैंने कहा कि 10⁻³ है, ये 10⁻⁻6 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ाहिर है ये 10⁻⁹ बन जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा ये गलत है, ठीक है। तो उसको प्रीफिक्स को फर्दर स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं कन्वेंशनल, जो कि यूनिट्स के लिखते वक्त डायरेक्टली पूरे नाम लिखते वक्त या सिंबल्स को लिखते वक्त हमने फॉलो करनी होती हैं। आई होप सो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको समझने में। मैंने एग्जांपल्स के साथ हर एक पॉइंट की क्लैरिटी कर दी है, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पर अगेन मैं मेंशन कर दूँ कि पहले तो आप कोशिश करें कि जो पेपर के अटैम्प्ट में होता है, थ्योरी के पेपर के अटैम्प्ट में, उसमें भी ये कोशिश करें कि आप इन रूल्स को फॉलो करें। लेकिन अगर वहाँ पर लेट से जल्दी की वजह से आपसे कोई गलती वगैरह हो जाती है तो MCQs के लिए ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, बिकॉज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर MCQs पोर्शन, और उसमें अगर आपको रूल का पता नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर एक मार्क का या 2 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो आपको लेक्चर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि जिसकी रूल की या कन्वेंशन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू।